मैं राधिका हूँ। मेरे घर में मेरी बड़ी बहन की शादी का माहौल है। सब बहुत खुश हैं क्योंकि मेरी बहन को बहुत अच्छा दूल्हा मिलने जो जा रहा था। शादी के एक दिन पहले यानी मेहंदी वाले दिन मेरी बहन सरिता के हाथ में मेहंदी लगती है और मैं भी मेहंदी लगवा रही थी। जैसे ही मैंने मेहंदी लगाई वैसे फ़ोन की घंटी बजती है। मेरे हाथ में मेहंदी लगे होने के कारण मैं फ़ोन उठा नहीं पाती, तो मेरी सहेली मेरे कान में फ़ोन लगा देती है। जैसे मैं हेलो बोलती हूँ तो सामने से रितेश की आवाज़ आती है। रितेश बोलता है कि राधिका, मुझे तुझसे अभी मिलना है। मैं आपको बता दूँ, रितेश मेरा बॉयफ्रेंड है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं उसको बोलती हूँ लेकिन इस समय मेरे हाथ में मेहंदी लगी है। रितेश बोलता है इसी के लिए तो मुझे तुझसे मिलना है, मुझे तेरे हाथ की मेहंदी देखनी है। रितेश एकदम पागल है। वह जिस बात को लेकर बैठ जाता है वह उसको पूरा ही करता है। मैंने उसको बोला मैं इतनी रात को क्या बताऊंगी सबको कि मैं इतनी रात को कहाँ जा रही हूँ। वह तो मेरी कुछ बात सुनने को ही तैयार नहीं था। बोला मुझे कुछ नहीं पता, तू यहाँ पर आ जा बस। ठीक है, मैंने उसको बोला। मैं अपनी मम्मी के पास गई। बोला मुझे पानी पूरी खाने का मन है, मैं पानी पूरी खाने जा रही हूँ। तो माँ बोलती है इतनी रात को रुक, मैं किसी से मंगवा देती हूँ। मैंने कहा मुझे टेलर के पास भी जाना है माँ, अपने कपड़े लेने। जैसे ही तैसे मैं घर से झूठ बोलकर निकल गई। बाज़ार में खड़ा रितेश मेरी राह देख रहा था। सच कहूँ तो मैं भी उसको अपनी मेहंदी दिखाने के लिए मर ही जा रही थी। मैंने उसको अपनी मेहंदी दिखाई जिसको देख रितेश बहुत खुश हुआ। हो भी क्यों ना, मेहंदी में उसका जो नाम जो लिखा था। उसके बाद मैं वहाँ से घर पर आ गई और रात भर फ़ोन पर बात करती रही। सुबह मेरी आँख बहुत देर से खुली। आज शादी का दिन था, घर में बहुत सारा काम था। बस यही डर लग रहा था कि रितेश शादी वाले दिन मुझे ना बुला ले मिलने के लिए। लेकिन चलो, भगवान का शुक्र है रितेश ने मुझको बुलाया नहीं, सिर्फ वीडियो कॉल करके वहीं से मेरे से बातें कर मुझे वहीं से देख लिया। बस यह समझो रितेश मेरा दीवाना है। वह मुझे एक दिन ना देखे तो परेशान हो जाता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि रितेश और मैं आज से नहीं, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। स्कूल से ही हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और फिर कॉलेज में आकर हमारा प्यार और ज़्यादा बढ़ता चला गया। बस ये समझो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए पागल थे। मैं चाहती थी कि जैसे ही सरिता दीदी की शादी हो उसके बाद मैं बापूजी को बता दूं कि मैं रितेश से कितना प्यार करती हूँ और उससे शादी कर लूँ। सरिता दीदी की शादी के बाद मैं रितेश को बोलती हूँ अब जल्दी से मेरे घर आ जाओ मेरा हाथ मांगने। रितेश बोलता है तेरे माँ बापूजी ने पूछ लिया कितना कमाते हो, तो मैं उनको क्या जवाब दूँगा। मुझे बस थोड़ा सा समय दो, मैं पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ, फिर शान से तेरे घर आऊँगा तेरा हाथ मांगने। मुझे रितेश की बात बिल्कुल सही लगी। मैंने बोला ठीक है, मैं थोड़ा इंतज़ार कर लूँगी, पर बापूजी को मैं तुम्हें ना करने की वजह नहीं दूँगी। अब सरिता दीदी को ससुराल गए 6 महीने हो जाते हैं और वह वहाँ पर बहुत खुश थी और यहाँ पर भी मैं रितेश की नौकरी लगने का इंतज़ार कर रहे थे। रितेश कितना भी बिजी हो रहा है, मुझसे बात करे बिना नहीं रहता था। एक दिन सरिता दीदी के ससुराल से फ़ोन आता है कि सरिता दीदी की तबीयत ख़राब है। वह बता रहे थे कि वह सीढ़ियों से गिर गई है और अपने होने वाले बच्चे को भी खो दिया। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर बोल रहे हैं बहुत सीरियस हालत है। हमें जिसका डर था वही हुआ। सरिता दीदी हमें छोड़कर चली गई। अब माँ बापूजी टूट गए। उनको हमेशा समझाती पर हमेशा माँ रोती रहती। उधर जीजू भी परेशान थे और बहुत दुखी थे। उनके घर में सिर्फ सरिता दीदी ही थी जिनसे वह पूरा घर खिल उठा था। अब शेखर जीजू बिल्कुल अकेले रह गए थे और उनकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। जीजू बिल्कुल अकेले रह जाते हैं और बस ऐसे ही चल रहा होता है। लेकिन रितेश मुझे संभाल लेता है। वह मेरे को बिल्कुल दुखी नहीं देने होने देता क्योंकि वह मुझको दुखी नहीं देख सकता। अब आए दिन माँ मुझे दीदी के ससुराल भेज देते घर का काम संभालने के लिए। मैं आती जाती रहती। रितेश को मेरा दीदी के घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। समय ऐसे ही बीतता जाता। अम्मा बापूजी से मेरी शादी के बारे में बात कर रही थी। मैंने उनकी बातें सुन ली। मैं सही समय देखकर माँ से रितेश के बारे में बात करती हूँ।
माँ यह सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। मैं माँ को समझाती हूँ लेकिन माँ गुस्से से चली जाती हैं। मैं रितेश को फ़ोन करती हूँ और बोलती हूँ रितेश, मुझे लगता है माँ बाबा हमारे रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। रितेश बोलता है तो चिंता मत कर, बस समझो कि मेरी नौकरी लगने वाली है, मैं खुद तेरा हाथ मांगने आऊँगा। उधर माँ बापूजी को मेरे और रितेश के बारे में सब बता देती है। माँ बापूजी के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी जो मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने माँ को बोल दिया, आप लोग कोई भी लड़का ढूंढ लो पर मैं शादी रितेश से ही करूँगी। बस ये समझ लो मेरी शादी अगर रितेश से नहीं हुई तो मैं मर जाऊँगी। माँ समझ चुकी थी मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मेरे लिए अच्छा था अगर माँ समझ गई तो। कुछ दिन तक घर में सब अच्छा चल रहा था। एक दिन माँ ने कहा, किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना है, तैयार हो जाओ। कमाल की बात, शादी में जाने के लिए कपड़े माँ मेरे लिए लेकर आई थी। मुझे अच्छा लगा, मैंने ले ली। तैयार होने जा रहे थे कि रितेश का फ़ोन आया। वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने उसको बोला, दोबारा फ़ोन खुशखबरी सुनाने के लिए ही करना। उसने भी बोल दिया, हाँ ठीक है, जो हुक्म। लव यू कहकर फ़ोन रख दिया। उधर माँ कह रही थी, देर देर हो रही है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं आज बहुत खुश थी। मैं अपने सपने के करीब जो आ रही थी। माँ ने जो कपड़े दिए थे वो देखकर मैं हैरान हो जाती हूँ, क्योंकि वो कपड़े बिल्कुल दुल्हन का जोड़ा लग रहा था। माँ बोलती हैं, वहाँ पर सब लोग ऐसे ही कपड़े पहन कर आएंगे, हमारे सगे रिश्तेदारों की शादी है, ऐसे भारी कपड़े ही पहनते हैं, तो बस जल्दी से तैयार होकर आ जा। मैंने जब खुद को आईने में देखा तो मैं दुल्हन लग रही थी। मन किया रितेश को वीडियो कॉल कर दिखाऊं अपने आप को, पर माँ बार बार आवाज़ दे रही थी, देर हो रही है, जल्दी चलो। मंदिर पहुंचकर देखा शेखर जीजू भी वहाँ पर थे। मुझे लगा कहीं शेखर जीजू दोबारा शादी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार हुए थे। ये सब देख मेरा दिमाग घूम रहा था। मैं जैसे ही माँ के पास जाती हूँ वैसे ही मुझे कोई औरत पकड़कर शेखर जीजू के पास खड़ा कर देती है। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। कोई मुझे माँ के पास जाने नहीं दे रहा था। देखते देखते शेखर जीजू मेरी मांग भर देते हैं और माँ उनको मंगलसूत्र देती है और वह पहना देते हैं। मैं कुछ भी ना कर पाई और कुछ ही मिनटों में मेरी सारी खुशियाँ लुट गई। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया मेरे खुद के माँ बाबा ने। मैं किसको क्या कहूँ। मैं निशब्द हो गई। मुझे खिलौने की जैसे चलाते रहे सब। मैं पूरी तरह से उठ गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। आंखें खुली तो मैं शेखर जीजू के कमरे में थी। मैं वहाँ से उठकर बाहर ही जा रही थी, इतने वो अंदर आ गए और बोले, कहाँ जा रही हो, अब से यह तुम्हारा कमरा है। मैंने गुस्से में कहा, मेरा यहाँ कुछ नहीं है, मैं शादी को नहीं मानती, मेरे साथ धोखा किया आप सबने। शेखर जीजू हैरानी से पूछते हैं, ये शादी तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं हुई क्या? मेरे साथ धोखे से मुझे मंदिर लाए माँ बापा। और जीजू, मैं आपको बता दूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, आपके साथ या किसी और के साथ खुद की कल्पना नहीं कर सकती। यह कहकर फूट फूट के रोने लगी। ये सब बातें सुनकर जीजू कमरे से चले गए और मैं रोते रोते यही सोचती रही, मैं रितेश को ये सब कैसे बताऊँगी। मुझे वहाँ रहकर घुटन हो रही थी, बस सुबह का इंतज़ार कर रही थी। रात को जीजू कमरे में नहीं आए और मैं उनको आने भी ना देती, क्योंकि मैंने अंदर से कुंडी लगा ली थी। सुबह होते ही मैं वहाँ से निकल गई। समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ। माँ के घर तो हरगिज़ नहीं जाना था। मैं बिल्कुल पहले के जैसे लग रही थी, न साड़ी न गहने, कुछ नहीं, बिल्कुल कवारी लड़की की जैसे। मैंने सोच लिया था कि मुझे कहाँ जाना है। मैं सीधे रितेश के घर गई। दरवाज़ा खटखटाया, उसकी बहन बाहर आई। सब लोग मुझे उसके घर में पहचानते थे, बस मैं उसके घर पहली बार आई थी। मैंने उसकी बहन से रितेश का कमरा पूछा और बिना किसी से मिले सीधे उसके कमरे में चली गई। वो किताब पढ़ रहा था। मुझे वहाँ देखकर चौंक गया। मैंने उसके कमरे को अंदर से लॉक कर लिया और उससे लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो मुझे चुप कराना था, लेकिन मैं बस रो ही जा रही थी। उसने मुझे पानी दिया और कहा, तुम्हारे ये आंसू मुझे डरा रहे हैं,
मुझे बताओ हुआ क्या है। रितेश बहुत गुस्से में आ गया। तभी मैंने अपने आप को संभाला और कहा, मैंने रात को बहुत बुरा सपना देखा था, बस और कुछ नहीं। मैं उसको सच बताए बिना वहाँ से आ गई। घर आकर देखा तो सब बाकी की रस्मों की तैयारी कर रहे थे। मेरे को देखकर शेखर की माँ बोली, ये कैसे कपड़े पहने हैं, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, सब लोग रस्म के लिए आते होंगे। शेखर की माँ मेरी और हाथ जोड़कर मुझे धन्यवाद कहने लगी। बोली, तुम्हारी वजह से बस बेटा हमारा घर टूटने से बच गया। बेटा तुम सदा खुश रहो। ये कहकर वो चली गई। हमारे रिश्तेदारों ने मुझे तैयार किया। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं और शेखर जीजू आपस में बात नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे बोल दिया था जब तक मैं नहीं चाहूँगी तब तक वो भी मुझसे दूर रहेंगे। मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि तभी रितेश का फ़ोन आ गया। वो बोला, मुझे तुझसे अभी मिलना है। मैंने बोला, ठीक है, मैं अभी तो नहीं लेकिन आऊँगी ज़रूर। वो बोला, अभी मिलना है। यह कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मुझे लग रहा था कि कहीं रितेश मेरे घर में ना पहुंच जाए। मैं बहुत डरी डरी थी। मेरे चेहरे पर पसीना आ रहा था। मैं रितेश को फ़ोन मिला रही थी लेकिन वह फ़ोन ही नहीं उठा रहा था और थोड़ी देर बाद फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। तभी शेखर जीजू कमरे में आए और बोले, क्या हुआ, क्यों इतना घबरा रही हो। मैं बोली कि रितेश, आप जानते ही हो ना रितेश को, जो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मुझसे मिलने आ रहा है। मुझे डर है कि वो कहीं मेरे घर ना पहुंच जाए, क्योंकि मैंने उसको अभी तक अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया। तो शेखर जीजू बोले, तुम चिंता मत करो, तुम एक काम करो, जल्दी से अपने घर चली जाओ कपड़े चेंज करके। शेखर जीजू सब जानते हुए भी मेरी मदद कर रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी मैं उनका शुक्रिया अदा कैसे करूँगी। मैंने फटाफट से कपड़े चेंज किए और अपने घर जा रही थी। उधर रितेश मेरे घर पहले ही पहुंच गया और मेरे को बुलाने लग गया। जब मैं मेरे को बुला रहा था तो मेरी माँ बोली कि वह यहाँ पर अब नहीं रहती। अब वो यहाँ पर पहले रहती थी, अब बिल्कुल यहाँ पर नहीं रहती। यह सुनकर रितेश चौंक गया। वो बोला, यह तो उसी का घर है, उसी का घर है ना। तो माँ बोली कि हाँ उसका घर था, लेकिन उसकी अब शादी हो गई है, वह अपने ससुराल चली गई है। लेकिन तुम कौन हो। यह सुन रितेश चौंक गया और उसको लगा कि शायद कोई गलतफहमी हो गई है आंटी जी को, वह शायद गलत घर में आ गया है। वह फिर समझाता है, बोलता है, आंटी राधिका वह यहीं पर रहती थी। वह अपनी बेटी की फ़ोटो अंदर से लाकर रितेश को दिखाती है और बोलती है, देखो यही है ना राधिका। रितेश बोलता है, हाँ। तो इसी की शादी हो गई है। रितेश के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इतने पीछे से राधिका आ जाती है और आवाज़ देती है, रितेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रितेश बोलता है, राधिका तुम्हारी माँ क्या बोल रही है कि तुम्हारी शादी हो गई है। मैं रितेश को अपने साथ कमरे में ले जाती हूँ और उसके कदमों में बैठकर खूब रोने लगती हूँ और उसको सारी सच्चाई बता देती हूँ कि कैसे धोखे से उसकी शादी हो गई। वह बोली कि रितेश, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हारा सामना कर सकूं और मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ तुमसे प्यार करती हूँ और मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। ऐसा कहकर रितेश राधिका को उठाता है और उसको अपने गले से लगा लेता है और बोलता है, मुझे बस तू चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूँगा। और वैसे भी मैं तुम्हें खुशखबरी देने आया था कि मेरी नौकरी लग गई है। चलो अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, अब तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर जब राधिका रितेश के गले लगती है तो सामने लगे आईने में राधिका को अपनी मांग का सिंदूर दिख जाता है, जो उसने अपने बालों से छुपाया हुआ था। वह देखकर वह चुप हो जाती है। तो रितेश बोलता है, क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। वह बोलते, कुछ नहीं। यह कहकर दोनों बाहर निकल आते हैं। जब वह बाहर आते हैं तो
शेखर राधिका को कहता है, राधिका तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, तुम्हारे साथ ये धोखे से हुई थी, हमारा क्या है, मैं तो कल भी अकेला था, आज भी अकेला रहूँगा। तुम जाओ और अपनी ज़िंदगी जी लो और खुश हो जाओ। राधिका की आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी वह क्या करे, क्योंकि शादी जैसे पवित्र रिश्ते को झुठला भी नहीं सकती है। उसकी शादी हुई थी। फिर राधिका ने एक फ़ैसला लिया और बोला, मैं आपको अपना फ़ैसला सुनाना चाहती हूँ। सब राधिका की तरफ ध्यान से देखने लगे। राधिका ने बोला कि रितेश, मैं और तुम हमेशा से प्यार करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन अभी मेरा तुम्हारे साथ रहना ठीक नहीं होगा। और बोला, मैं आप सबको अपना फ़ैसला सुनाना चाहती हूँ। सब राधिका की तरफ ध्यान से देखने लगे। राधिका ने बोला, रितेश, मैं और तुम हमेशा से प्यार करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन अभी मेरा तुम्हारे साथ रहना ठीक नहीं होगा। जैसा किसी ने मुझे धोखा दिया है, जैसे मेरे माँ बापा ने मुझे वो धोखा दिया है, मैं वैसे किसी और को नहीं दे सकती। रितेश, मुझे माफ़ कर देना। आज मेरा फ़र्ज़ बोल रहा है कि मुझे मेरी शादी से जुड़े रहना चाहिए और उसको ही निभाना चाहिए। मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें याद तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, भुला भी नहीं सकती।